अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हम स्टार्ट करते हैं अब। उससे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं अपनी जीडीजीसी का और हमारी जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम मोहिब है और मैं कैंपस को लीड हूँ। और हमारे साथ हमारे लीडर हैं नूरुल हसन है और फीमेल को लीड हमारी सिबगा है। यू माइट नो देम। बाकी हमारे पास जो इंस्ट्रक्टर्स हैं फ़ाहद राशिद, आरिफ हुसैन है, मोहम्मद उमैर ताहिर है। उमैर हमारे आज फर्स्ट डे के इंस्ट्रक्टर होंगे। ये फिफ्थ सेमेस्टर के हैं, एआई फ्रॉम एआई डिपार्टमेंट। और फ़ाहद हमारे थर्ड डे के होंगे, लाइव हमारी सेकंड डे की होंगी। कि आपकी जो भी क्वेरीज होंगी थ्रू आउट द इवेंट वो हमारी टीम मॉनिटर कर रही होगी। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे हम कोशिश करेंगे कि ब्रेक्स ले लें या हम एंड पे एक सेशन रख लें हाफ आवर का, उसमें आपकी सारी क्वेरीज हम डन कर देंगे। और भी अगर आपकी कोई भी होंगी तो वो आप चैट में डैट कर देना। ओके सो गाइस करते हैं। आई वुड लाइक टू कॉल उमैर, जो कि हमारे फर्स्ट डे के इंस्ट्रक्टर होंगे। वो फर्दर आपको लेके जाएंगे। बाकी आपके जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो अगेन चैट में आप बता देना। ओके, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? यप इज क्लियर। ठीक है। तो जैसे मोहिब ने मेरा इंट्रोडक्शन करवा दिया था आपको, मोहम्मद उमैर ताहिर मेरा नाम है और फिफ्थ सेमेस्टर एआई डिपार्टमेंट से मैं हूँ। तो जो डे वन है उसमें आपको बेसिक, आज जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की बेसिक्स हैं वो बताई जाएंगी। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि बेसिक कहाँ से स्टार्ट होती हैं, लाइक इसमें जिस तरह हर यूनिवर्सिटी में करवाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सेमेस्टर एंड है और आप सब लोगों को आइडिया हो गया होगा कि फंडामेंटल्स किस तरह, जो भी लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं उसमें किस तरह काम करना है। लेकिन हम इस पे करेंगे सी प्लस प्लस पे फोकस। तो स्टार्ट करते हैं। ओके। तो डे वन में मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे दूं कि लाइक सी और सी प्लस प्लस में क्या फ़र्क है। सी और सी प्लस में बेसिक फ़र्क यही है कि जो सी है वो आपको पता होगा प्रोसीजरल लैंग्वेज है, लाइक उसमें एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं। और जो सी प्लस प्लस है उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि रियल लाइफ या रियल वर्ल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती थी, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सी का ड्रॉबैक एक ये था जो कि सी प्लस प्लस ओवरकम करता है। उसके अलावा इनकैप्सुलेशन, वर्चुअलाइजेशन, पॉलीमॉर्फिज्म के कुछ कॉन्सेप्ट्स थे। इनहेरिटेंस का एक कॉन्सेप्ट था जो कि सी प्लस प्लस के अंदर बाद में ऐड किया गया था, सी के अंदर नहीं था। ठीक है। और सिंटैक्स वगैरह जो बेसिक थे, प्रिंट एफ, उसके अलावा स्कैन एफ, उसको रिप्लेस किया गया सी आउट और सी इन से। कुछ इनकी लाइब्रेरीज डिफरेंट हैं। जो आपका सी प्लस प्लस है वो बैकवर्ड कंपैटिबल है आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ। मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि आप सी की लाइब्रेरीज सी प्लस प्लस में यूज़ करें तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन सी प्लस प्लस की जो लाइब्रेरीज हैं वो आप यूज़ नहीं कर सकते सी के अंदर। उसके अलावा ये आपको बता दिया कि डिफरेंसेस क्या हैं, हेडर्स का इनपुट आउटपुट और ऊप की सपोर्ट। ठीक है। और इसके अलावा जो कि रियल लाइफ वर्ल्ड एंटिटीज़, लाइक अगर आप एग्जांपल ले लें, कोई फैक्ट्री की ले लें जिसके अंदर गाड़ियां बनती हैं, तो सी प्लस प्लस के अंदर हमें अलाउ किया गया कि हम उस एक ब्लूप्रिंट को बना के मज़ीद आगे एक ऑब्जेक्ट और उसके एट्रीब्यूट्स उनको डिफाइन करें और मज़ीद आगे कोड के थ्रू उसको यूज़ करें। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हमारे पास सी प्लस प्लस में बेहतर था सी से, क्योंकि हमारे पास ऊप के कॉन्सेप्ट्स आ गए थे। उसके अलावा कुछ बेसिक वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स। वेरिएबल्स को आप इस तरह समझ सकते हैं कि कंटेनर्स होते हैं, लाइक हम जब भी कोई वेरिएबल या कोई भी चीज़ मेमोरी में डिफाइन करते हैं तो मेमोरी का एक एड्रेस होता है। वो एड्रेस कंप्यूटर तो सिर्फ एड्रेस समझेगा हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ के अंदर, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए वेरिएबल्स को नाम दे देते हैं ताकि वो उस मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करे जहाँ पे हमारा वेरिएबल पड़ा है मेमोरी के अंदर, क्योंकि वो मेमोरी में कहीं पे भी एलोकेट हो सकता है। तो हम अपनी आसानी के लिए उन वेरिएबल्स को सिर्फ नेम दे देते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और वेरिएबल्स के नेम जब भी आपने देने हैं, ये याद रखना कि वो इजी टू रिमेंबर और जो प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड हो। और इसमें कुछ केसेस यूज़ होते हैं जो कि इंडस्ट्री में भी किए जाते हैं, लाइक अगर आप लोगों को पता हो तो आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं, चैट में। कैमल केस, उसके अलावा स्नेक केस,
ये वो केसेस हैं जो कि इंडस्ट्री में भी यूज़ किए जाते हैं, लाइक फंक्शंस के लिए मोस्टली प्रेफर किया जाता है कि आप कैमल केस को यूज़ करें। पीछे से स्मॉल केस आए और आगे फिर वो कैप्स लॉक, लाइक अगर दो वर्ड्स आ रहे हैं उसको कंबाइन करके, ये नहीं कि आप स्पेस डालें या अंडरस्कोर डालें। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि इंडस्ट्री में भी यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा सी प्लस प्लस के अंदर हम कुछ वेरिएबल्स, एक होती है प्रिमिटिव टाइप्स जो कि आपके सामने आपको शो भी हो रही होंगी, इंट, फ्लोट, करेक्टर, स्ट्रिंग एंड बूल। ये है प्रिमिटिव टाइप ऑफ वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स। इसके अलावा हमारे पास आती हैं नॉन प्रिमिटिव टाइप्स, जिसके अंदर हम यूज़र जो है अपनी खुद की डाटा टाइप्स को बना सकते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, जिनमें से एक अरे, उसके अलावा स्ट्रक्ट की क्लास या स्ट्रक्ट का कीवर्ड है, उसके थ्रू हम अपना एक डाटा टाइप बना सकते हैं जिसके अंदर डिफरेंट डाटा टाइप्स इन्वॉल्व होते हैं अपना एक प्रोग्राम बनाने के लिए। उसके अलावा एक छोटी सी बेसिक सी एग्जांपल है जिसमें हर टाइप का जो कि बेसिक वेरिएबल्स है उनको यूज़ करके प्रिंट करवाया जा रहा है। उसके अलावा आगे हेडर्स आ गए और लाइब्रेरीज। जो हेडर्स होते हैं ना, वो बेसिकली हमारी सी प्लस प्लस के अंदर 3 फाइल्स होती हैं। अभी आप बेसिक लेवल पे हैं, जब आप आगे एडवांस जाएंगे ना, ऊप के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, तो उसमें आपको एक कॉन्सेप्ट कराया जाएगा इनकैप्सुलेशन का, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। उसमें बेसिकली ये करवाया जाता है कि आप जब भी कोई प्रोग्राम डाउनलोड करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा जो उसकी डाउनलोड फाइल होती है उसके अंदर मल्टीपल फाइल्स इन्वॉल्व होती हैं। लाइक आप जैसे एक सेटअप का बटन क्लिक करते हैं लेकिन उसके अलावा भी डिफरेंट फाइल्स वहाँ पड़ी होती हैं। तो सेम सी प्लस प्लस के अंदर भी हम यही करते हैं। इसके अंदर 3 फाइल्स होती हैं। एक हेडर फाइल जो कि डॉट एच की एक्सटेंशन के साथ होती हैं, जिसके अंदर हम अपनी जितनी भी कोड है ना, उसकी बेसिक जो हेडर नेम होते हैं ना, लाइक क्लास नेम, फंक्शंस नेम, वो डिफाइन करते हैं। उसके बाद एक हमारी इम्प्लीमेंटेशन फाइल आती है जिसे हम कहते हैं डॉट सीपीपी। लाइक अगर मैं एक कोड लिख रहा हूँ किसी भी कंपनी के लिए, तो कंपनी का नेम डॉट सीपीपी, ये मेरी इम्प्लीमेंटेशन फाइल, और कंपनी डॉट एच ये मेरी जो है फाइल है, उसकी हेडर फाइल जिसमें मेरे सारे फंक्शंस डिफाइन हुए होंगे। लाइक एक हेडिंग डिफाइन है, ये चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, ये चीज़ यहाँ पे। और एक देन थर्ड फाइल आएगी मेन फाइल, जो हम जिसको यूज़ करेंगे अपनी कंप्लीट लाइब्रेरीज को एक्सेस करने के लिए। यहाँ पे एग्जांपल आपको शो हो रही है, इंक्लूड सी मैथ। ये सी मैथ जो है, जिसे मैंने आपको बताया बैकवर्ड कंपैटिबल है सी प्लस प्लस सी के अंदर। उसकी लाइब्रेरी यूज़ करते हुए आईओ स्ट्रीम, और एक मेन का फंक्शन है जिसमें हमने एक नंबर डिफाइन किया डबल डाटा टाइप के साथ और इसको वैल्यू असाइन कर दिया। नेक्स्ट जो है, हम उसके अंदर एक रिजल्ट का वेरिएबल है और उसमें स्टोर जो करवा रहे हैं उसका स्क्वायर रूट। सी प्लस प्लस के अंदर स्क्वायर रूट डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। आपको लाजमी नहीं है कि अगर आपको कोई एक मेथड बताया गया है कि आपने उसी के थ्रू उसको कंप्लीट करना है। आपको जिस तरह भी लगता है, आप लॉजिक बिल्डिंग आपने अपनी बनानी है। आपको लगता है कि अगर आप ये प्रोग्राम इस तरीके से कर सकते हैं और वो उसका रिजल्ट ठीक है, तो आप उसको कर सकते हैं। कोई एक रूल डिफाइन नहीं है, ठीक है। उसके अलावा इसमें स्क्वायर रूट, ये बिल्ट इन फंक्शन है स्क्वायर रूट के लिए, सी मैथ से इंपोर्ट किया गया। इसके अलावा हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं कि नंबर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई यानी कि स्टैटिक के दो बार मल्टीप्लाई बाय जो भी नंबर है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि सेम नंबर। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल है। सेम आप इसी एग्जांपल को कर सकते हैं, अपना बर्थ ईयर कैलकुलेट कर सकते हैं उसका स्क्वायर रूट, सेम लाइब्रेरी यूज़ करते हुए। जस्ट यहाँ पे आपकी बर्थ ईयर आ जाएगी। उसके बाद जो है नेक्स्ट इसमें आता है कंडीशंस एंड ऑपरेटर्स। कंडीशन जो है बेसिकली, अगर आपने कोई प्रोग्राम के अंदर डिसीजन क्रिएट करना है तो उसके लिए डिफरेंट कंडीशंस हैं। एक इफ एल्स, एक सिंपल इफ कंडीशन आ जाता है जिसमें अगर सिर्फ एक ही कंडीशन है, आपने उसको वैलिडेट करना है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इफ एल्स, लाइक अगर एक कंडीशन ट्रू है वो एग्जीक्यूट होगी, लेकिन अगर उसमें ऐसी कंडीशन आ गई है कि उसमें फॉल्स के चांसेस भी हैं, लाइक बाइनरी कंडीशन है 0 या 1, ट्रू या फॉल्स, तो आप इफ एल्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक बेसिक सी एग्जांपल है, इसमें हमने एज एंटर की है और वो एज ये डिफाइन कर रही है कि आप वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। अगर आपकी एज 18 से बड़ी या उसके इक्वल है तो आप अपनी जो वोट है उसको आप एलिजिबल हैं वोट डालने के लिए। अगर नहीं तो आप एलिजिबल नहीं है, ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।
डिफरेंस बिटवीन एल्स एंड इफ एल्स। इफ एल्स जो है वो सिंगल कभी यूज नहीं होगा, एल्स जो है वो हमेशा इफ के साथ ही यूज होगा। आप सिर्फ इफ कंडीशन को एक सेपरेटली यूज कर सकते हैं। लाइक अगर कोई कंडीशन आपने सिर्फ ट्रू करवानी है तो उसके लिए इफ यूज हो सकता है, लेकिन एल्स जो है वो हमेशा इफ के साथ यूज होगा। प्रैक्टिकली करवाऊंगा, मैंने बीच में 2 टास्क रखे हैं जो कि मैं, आप खुद भी कर सकते हैं उसको, मैं आपको खुद भी करके दिखाऊंगा। यहाँ पे 2 टास्क हैं इसके अंदर, वो मैं खुद करूंगा। लाइब्रेरीज रिपीट कर दें। जो लाइब्रेरीज हैं वो मैंने आपको बताया था। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई चीज प्रोग्राम बना रहे हैं, अब लाजमी नहीं है कि हर चीज़ वो अवेलेबल हो उसी सेटअप के अंदर। तो आप क्या करते हैं उसको किसी किसी और, यानी कि अगर आप 2 डेवलपर्स हैं, एक डेवलपर ने लिंक लिस्ट पे काम की है, एक डेवलपर ने पॉइंटर्स पे काम की है, ठीक है। अब आप पॉइंटर्स पे काम कर, लिंक लिस्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन आपको पॉइंटर्स की लाइब्रेरीज आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप पॉइंटर्स की लाइब्रेरी उस डेवलपर की कॉपी करेंगे या उसको यूज़ करेंगे अपने कोड के अंदर। ये सिंपल सी एक बेसिक है लाइब्रेरीज। मैं आपको भी दिखाऊंगा अभी किस तरह मैंने जो कोड करूंगा उसमें कौन सी लाइब्रेरी यूज़ कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ। फॉर द मेन फंक्शन एस टी डी, ये अच्छा क्वेश्चन आपका, ये मुझे भी आता था। लाइक इससे जो है ना, एस टी डी का बेसिक पर्पस जो है, हम ऊपर डिफाइन कर देते हैं कि यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी लाइक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, कुछ इस पे डिफरेंट इसके नेम्स हैं। तो ये बेसिकली सिर्फ हमारा थोड़ा सा जिसे कहते हैं कोड रीडेबिलिटी या यूजेबिलिटी को कम कर देता है। लाइक हमें बार बार एस टी डी लिखना नहीं पड़ता। लेकिन इसका ड्रॉबैक भी है। अगर आप ऊपर ही इसको डिफाइन कर देंगे ना, तो आपके कोड में जब जब आप कोड रन करेंगे ना, ये हर बार कॉल होगा। लाइक अगर आप ये एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, इसी की एग्जांपल है इफ एल्स की। तो ये एज, एस टी डी आउट, एस टी डी सी इन, ठीक है। उसके बाद फिर एस टी डी सी आउट और एस टी डी सी आउट। अगर मैं इसको ऊपर डिफाइन कर दूंगा, तो ये हर बार जब भी मेरा कोड रन होगा, ये हर बार कॉल होगा एस टी डी वाला जो नेम स्पेस वाला है। लेकिन अगर मैं इसको एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं करना चाहता, एक्सप्लिसिट करना चाहता हूँ, तो मैं उसको डिफाइन कर दूंगा कि मुझे सिर्फ इसी लाइन के अंदर इसको कॉल करना है, इसके अलावा मुझे पूरे प्रोग्राम में इसको यूज़ नहीं करना। वजह क्या है, इससे मेरा कोड थोड़ा फास्टर रिस्पॉन्स करेगा, उसकी जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप एस को एक्सप्लिसिटली कॉल किया करें, ना कि इम्प्लिसिटली। तो ये एक बेनिफिट है एस ऊपर यूज़ ना करने का। उसके अलावा ओके, ये बूल कंडीशन जो मुझे है वो इसमें आगे एक एक प्रोग्राम है, पॉइंट उसके अंदर मैं ऐड आपको करना दिखाऊंगा किस चाहूंगा। तरह यूज़ होती है, ठीक है। हम उसी पे जा रहे हैं। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद मैं कंडीशन। एक दफा केसेस भी क्लियर कर देना, एक क्वेश्चन था। हाँ, जो मेरी कोड है ना, जो अभी ये टर्नरी ऑपरेटर के बाद केसेस के बाद एक कोड है, उसके अंदर जितना अभी तक हमने पढ़ा वो सारा ऊपर वाला ओवरव्यू हो जाएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट एक प्रोग्राम है, उसमें कंप्लीट ओवरव्यू हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एक है टर्नरी ऑपरेटर। इसको आप समझे कि ये भी एक कंडीशन ऑपरेशन ऑपरेटर ही है, लेकिन सिर्फ एक सिंगल लाइन के अंदर। आपने ये देखा होगा कि ये इफ एल्स जो है ये मल्टीपल लाइंस के ऊपर स्पैन कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये तब अच्छा है इफ एल्स अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, या आपने कोई मेन्यू चूज करना है, तब इफ एल्स आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके कोड की रिक्वायरमेंट है कि आपने जस्ट बाइनरी कंडीशन अप्रूव करवानी है, तो ये उसके लिए बेहतर है। ये इसका सिंटेक्स लिखा हुआ है। आपकी जो कंडीशन है, लाइक ये जो ऊपर लिखा था एज, इफ एज इज ग्रेटर देन 18, तो ये कंडीशन की जगह पे इधर आ जाएगा एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, आगे क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क डालना लाजमी है, ये इसका सिंटेक्स का हिस्सा है। ये डिफाइन करता है कि ये आप टर्नरी ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो है आगे एक्सप्रेशन वन, मतलब कि आपकी जो फर्स्ट है एक्सप्रेशन जो कि ट्रू है, तो वो लिखेंगे कोलन। उसके बाद जो आपकी एक्सप्रेशन टू है, यहाँ पे आएगी आपकी सेकंड एक्सप्रेशन। लाइक ये इस तरह बनेगी सिंटेक्स इसका, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, एक्सप्रेशन वन में आएगा यू आर एलिजिबल टू वोट। ये है आपकी ट्रू कंडीशन, यानी कि वन वैल्यू। और ये वाली है वैल्यू जीरो, लाइक यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये चलेगी,
वरना ये वाली। ठीक है, ये टर्नरी ऑपरेटर का काम है, बाइनरी कंडीशंस पे काम करता है। इससे सिर्फ आपकी कोड की जो लेंथ है, सिंपल कोड हो जाता है आपका, रीडेबिलिटी आसान रह जाती है। लेकिन अगर वही बात कॉम्प्लेक्स कंडीशंस हैं तो उसके लिए ये कोड नहीं काम करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है स्विच स्टेटमेंट। ये भी सेम इफ एल्स की तरह ही काम करता है, उसी की बेसिस पे, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं इसके स्विच के और इफ एल्स के। स्विचेस जो हैं वो मोस्टली काम अच्छे से करते हैं जो आपके नंबर ऑपरेशंस हैं, लाइक इंटीजर्स के ऊपर या करेक्टर बेस्ड चीज़ों के ऊपर, करेक्टर बेस्ड डाटा टाइप्स। इस तरह के आपको ये एग्जांपल दिखाई है यहाँ पे इंक्लूड नंबर्स एंटर एट नंबर डे 1 to 7 के कौन सा वीक में से कौन सा डे है, अगर तो 1 में से 7, क्योंकि 7 डेज होते हैं एक वीक के अंदर। स्विच उसमें हमने डिफाइन कर दिया कि डे हमारा कीवर्ड है और केसेस बना दिए हैं, केस 1 केस 2 अप टू 7 तक हमारे ट्रू केसेस हैं। इनमें से जो भी यूज़र एंटर करेगा वो डे सिलेक्ट होके प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एक डिफ़ॉल्ट केस है। ये डिफ़ॉल्ट केस हमारा ये बताता है कि अगर हमारे पास जो हमारी डिज़ायर्ड रिजल्ट है इनमें से कोई इनपुट नहीं है तो डिफ़ॉल्ट कर दे कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। लाइक वीक 8 एग्जिस्ट ही नहीं करता, डे 8। तो हमने उसको बता दिया कि अगर 1 से 7 के अलावा यूज़र कोई भी और वैल्यू एंटर करेगा तो वो उसको बता देगा ये डे एग्जिस्ट ही नहीं करता, इनवैलिड डे है। ठीक है, ये नीचे इन दोनों के डिफरेंसेस हैं। इफ एल्स जो है वो जनरल पर्पस डिसीजन मेकिंग है, जबकि स्विच जो है वो लिमिटेड है वेरिएबल्स की वजह से। फ्लेक्सिबिलिटी उसकी ज़्यादा है इफ एल्स की, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स कंडीशंस को क्रिएट कर सकता है। और ये मैंने आपको बताया था जो स्विच है वो इंटेग्रल वैल्यूज़ या नम टाइप वेरिएबल्स के ऊपर ही काम करता है। और परफॉर्मेंस के लिहाज से जो स्विच है वो फास्ट काम करता है, क्योंकि स्विचेस के अंदर आप हर लाइन ऑफ कोड को बार बार रीड नहीं करते। जब आप इफ ऐसी कंडीशन यूज़ करते हैं तो वो हर लाइन ऑफ कोड को रीड करेगा, फिर ही वो अगली कंडीशन पे जाएगा। बट जो स्विच है, आपने उसको जो कमांड दी है, लाइक अगर 1 से 7 तक है, अगर आपने 5 प्रेस किया तो वो डायरेक्ट 5 कोड लाइन नंबर 5 के पास जाएगा, वो रीड करेगा और अपना प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू करेगा। तो बस ये फ़ायदा है। आपने अगर स्विच यूज़ करना भी हो तो अगर आप कभी आपने देखा होगा मेन्यू बने होते हैं अक्सर इंटरफेसेस के, लाइक आपने होम पे जाना है, सेटिंग्स में जाना है, हेल्प पे जाना है, तो वो स्विच केसेस वहाँ पे मोस्टली ज़्यादा एफिशिएंट रहते हैं, क्योंकि हमने एक डिस्क्रीट कंडीशंस पे ऊपर काम करना होता है। जबकि इफ एल्स जो है वो मोस्टली कंटिन्यूस वैल्यूज इस तरह की चीज़ों पे बेहतर काम करता है। ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जो कि इसके साथ यूज़ होते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक, रिलेशनल और ये लॉजिकल ऑपरेटर्स। उसके अलावा आगे अब यहाँ तक अगर किसी को कोई इशू वगैरह तो वो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन किसी का भी? ओके, तो यहाँ तक एक हम क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। ठीक है, मैं करता जा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने खुद भी करना है, इसमें बेसिकली हर किसी की डिफाइन नहीं है कि जो कोड मैं ही लिख रहा हूँ सेम कोड आप ही लिखें। आपकी लॉजिक डिफरेंट भी हो सकती है मेरे से। ठीक है, तो मैं आपको एक कोड लिख के दिखाता हूँ जो कि अब जितना भी अब हमने तक किया जिसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ है वाइल लूप, वो हम आगे पढ़ेंगे। बट अभी तक केसेस, इफ एल्स कंडीशंस को किस तरह हम एक कोड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, आईडीज इसमें है वो प्रेफर करती हैं कि आईडीज जो है ना वो हर किसी के अपने भी प्रेफरेंस पे है, उसको जिसको जो इजी लगे। इसमें डिफरेंट एंड डेफ C++ के नाम से भी आता है, VS कोड के अंदर भी है, उसके अलावा कोड ब्लॉक्स के नाम से भी आते हैं। इसी तरह काफ़ी हैं, तो जो जिसकी प्रेफरेंस है वो यूज़ करे। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप वाकई ही प्रोफेशनल कोडर्स बनना चाहते हैं ना तो लिनक्स को यूज़ करें और इसके टर्मिनल पे जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं उसको, लाइक किसी भी लैंग्वेज में कोड कर रहे हैं तो उसको यूज़ किया करें, वो ज़्यादा आपको बेहतर लगेगा। ओके, सो पी ओके, ये हम एक केसेस, ओके
t1.cpp। सबको विजिबल हो रहा है ना टेक्स्ट? यप, क्लियर। ओके, हैश इंक्लूड आईओ। ये आप अगर करना चाहें तो आप खुद भी साथ साथ कर सकते हैं। देन आप अपनी जो प्रोग्रेस है वो हमें ग्रुप में या मेल कर सकते हैं, ताकि हम देख सकें कि आपने किस तरह इस प्रोग्राम को किया है। अभी सिंप्लिसिटी के लिए मैं यूजिंग नेमस्पेस कर रहा हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना आए, वरना प्रेफरेंस यही आती है कि आप इसको जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहीं पे यूज़ किया करें। ओके, सो ये बेसिकली जो मैं कोड लिख रहा हूँ, ये एक मैं सिमुलेशन बना रहा हूँ एक वेंडिंग मशीन की। ठीक है, आप लोगों को पता होगा वेंडिंग मशीन किस तरह काम करती है। आइटम्स वगैरह पड़ी होती हैं डिस्प्ले पे, और उसके नीचे कुछ कोड्स लिखे होते हैं। तो आप उसमें अमाउंट, जो भी अमाउंट एंटर करते हैं, उसके अलावा आप एक कोड एंटर करते हैं। तो जो भी कोड एंटर करते हैं वो चेक करता है कि वो कोड सही है कि नहीं। अगर तो वो कोड एग्जिस्ट करता है उस विद इन द रेंज, तो वो अप्रूव होता है और फिर आपको वो चीज़ देता है। ठीक है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जिसमें इफ एल्स, उसके अलावा इसकी केसेस की, स्विच की कंडीशंस को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें करते हैं इंट चॉइस, जिसको उसके बाद हम अब सी आउट करवाएंगे। इसको भी वेलकम ही लिख देते हैं। उसके बाद आगे ऑप्शंस में हम इसमें रख सकते हैं 1 2 3 4। ओके, ऑप्शन 1, थ्री, एंड लास्ट पे एग्जिट। ये हमारी कंडीशन यहाँ तक खत्म। उसके बाद हम एक लूप लगाएंगे, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि लूप इसके बाद आगे पढ़ेंगे। अभी आप इसको भूल जाएं, ये एक ट्रू। सेलेक्ट एन ऑप्शन, आगे 0 से अप टू 4। ठीक है, और यहाँ पे सीन जो हमारी चॉइस है वो रख दी। अब आगे जो नेक्स्ट है हमारा, इफ कंडीशन लगेगी, इफ चॉइस इज ग्रेटर देन 1 एंड चॉइस इज लेस देन इक्वल्स टू 4। इसके अंदर एक और इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ इज इक्वल्स टू 4, तो हमारा कोड यहाँ पे एग्जिट कर दे। ठीक है,
यहाँ पे 4 आ गया। थैंक यू फॉर शॉपिंग। यहाँ पे ये कंडीशन पूरी। उसके बाद हम अब आगे एक ब्रेक की कंडीशन यहाँ लगा देंगे। ब्रेक ब्रेक बेसिकली करता है कि हमारी जो लूप है उससे अगर हम चाहते हैं कि हम अपने कोड कंप्लीट एग्जीक्यूशन स्टॉप ना करें, लेकिन जस्ट अपने लूप को स्टॉप कर दें, तो उसके लिए ब्रेक का कीवर्ड यूज करते हैं। ओके, उसके बाद हम जाएंगे स्विच के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्विच की कंडीशन यूज करेंगे। अब ये जो स्विच की कंडीशन है इसको मैं यूज कर रहा हूँ अपना मेन्यू बनाने के लिए। जो जिस तरह आपको बताया था कि अगर आप मेन्यू बनाना चाहते हैं तो स्विच ज्यादा बेहतर रहेगा इन केसेस के अंदर। चॉइस, यहाँ पे केस वन अगर आप कोई करेक्टर लेते हैं तो आपको करेक्टर्स के लिए जो कोड्स हैं वो यूज करने पड़ेंगे, लाइक इस तरह। लेकिन अगर आप कोई इंटीजर वैल्यू यूज कर रहे हैं तो फिर आप बगैर कोड्स के लिख सकते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। केस 1 सी आउट फर्स्ट पे चिप्स था। हैंडल, और हर केस के अंदर कंडीशन जब भी कंडीशन ब्रेक करनी है केस के अंदर, आपने तब लाजमी ब्रेक लगाना है हर केस के बाद। अगर आप नहीं लगाएंगे तो वो जहां से भी केस स्टार्ट होगा वो उसके बाद जितनी भी नेक्स्ट केसेस स्टेटमेंट्स हैं वो सबको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। केस 2 ये थी हमारी ड्रिंक्स। और यहाँ पे ब्रेक। ओके, ब्रेक। नेक्स्ट केस 3 जो एंडल है इसके में हम यूज कर रहे हैं कि हम अपनी जब भी कुछ चीज प्रिंट करें तो उसके बाद जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन ब्रेक। उसके बाद ये लास्ट कंडीशन जो है हमारी केस की, केस 4 सी आउट। बल्कि हमने केस 4 ऊपर लगा दिया तो उसकी ज़रूरत नहीं है कि अगर चॉइस 4 ही है तो वो एग्जिट कर जाए। तो यहाँ पे हम जस्ट एक डिफ़ॉल्ट केस लगा देंगे। डिफ़ॉल्ट, उसमें हम रख देंगे इनवैलिड केस। सी आउट इनवैलिड चॉइस एंड। यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया। इसको यहाँ पे ब्रेक कर दो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है अब हम इसमें इसको पहले सेव कर लें।
ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और ये लास्ट जो हमारी इफ़ कंडीशन थी, इसको हम वैसे भी छोड़ सकते हैं क्योंकि हमने अंदर लगा दी। लास्ट में रिटर्न ज़ीरो, रिटर्न ज़ीरो, कंट्रोल। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। T1, सॉरी, जैसे आप देख रहे हैं कि मुझे ऑप्शन, मैंने इसमें वो एंडल लगाना भूल गया था, जिसकी वजह से मैं इसको भी ठीक कर देता हूँ मिलके। नैनो, यहाँ पे मैंने एंडल नहीं लगाया था। ये आ गया मेरे पास एक, उसके ऑप्शंस दे रहा है। क्या सिलेक्ट करना है आपने। अगर मैं इसमें से कोई इनवैलिड चॉइस करता हूँ लाइक 9, उसने मुझे कह दिया कि ये चॉइस इनवैलिड है। फिर आपने ये देखा होगा कि मैं प्रोग्राम से बाहर नहीं आया, मैं प्रोग्राम के अंदर ही हूँ, क्योंकि मैंने रिटर्न ज़ीरो लास्ट में, अगर मैं रिटर्न ज़ीरो लगाता हर जगह पे, हर कंडीशन के बाद, तो मेरा प्रोग्राम एग्जिट कर जाना था। बट क्योंकि मैंने ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ किया है और मैं इफ़ दो बार यूज़ कर रहा हूँ, तो जो मेरी वाइल कंडीशन है वो बार बार एग्जीक्यूट की जा रही है कि जब तक मेरा प्रोग्राम, मैं खुद एंड नहीं करूँगा, ये प्रोग्राम एंड नहीं होगा। लाइक जब तक मैं फॉर नहीं करूँगा। तो अगर मैं इसमें से सिलेक्ट करता हूँ नंबर 1, उसने वो सिलेक्ट कर दिया चिप्स, देन अगेन 2, और वो एग्जिट कर गया। ठीक है, तो इस तरह आप इसको देख सकते हैं, इसकी कंडीशन किस तरह आपने एग्जीक्यूट करनी है। आप अपना प्रोग्राम भी बना के हमें मेल कर सकते हैं, या ग्रुप, जो ग्रुप में ऐड हैं वो ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, या मेल कर सकते हैं। ठीक है, मोहिब आपको इसके बारे में बाकी डिटेल दे देगा किस तरह आपने अपने प्रोग्राम शेयर कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम आगे चलें तो। ये क्वेश्चंस पहले मूव ऑन करने से पहले ना क्लैरिफाई कर देना, ये जो आए हुए हैं। क्वेश्चंस, नो ब्रेक कैन बी यूज्ड इन एनी, ओके, वो अब्दुल फैसल। ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो स्विच स्टेटमेंट में नहीं, वो आपके लूप्स के अंदर भी होता है। आपने कोई ब्रेक स्विच कंडीशन कोई करनी है, एग्जीक्यूट का खत्म करनी है लूप की, तो वो इफ एल्स हो, फॉर लूप हो, वाइल लूप हो, या डू वाइल, किसी में भी यूज कर सकते हैं। केस एम, इसकी मुझे समझ नहीं लगी क्वेश्चन की ये। पूछना चाह रहे हैं कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती हैं तो हम कर्ली ब्रेसेस तब यूज करते हैं, तो हमने क्यों नहीं हाँ, यूज वो किए। आप इसमें है सी प्लस प्लस के अंदर, इसका सिंटैक्स है कि अगर आप इफ एल्स यूज कर रहे हैं, लूप्स यूज कर रहे हैं, या कुछ भी कोई भी वर्ड यूज कर रहे हैं, कीवर्ड्स, उसके साथ आपको ब्रैकेट्स लगाने पड़ते हैं लाजमी। लेकिन केसेस के अंदर वाहिद है कि आप ब्रेसेस ना भी यूज करें तब भी वो काम करेंगी, क्योंकि हम डिफाइन कर देते हैं केस वन से लेकर ब्रेक तक, ये हमारा एक कोड ऑफ ब्लॉक है। नेक्स्ट केस 2 से लेकर जो नेक्स्ट ब्रेक स्टेटमेंट है, वहां तक हमारा नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड है। तो ये केसेस के अंदर एक्सेप्शन है, आप करना चाहें कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। जो अरे है ना, ये हमारा जो है डे 2 के अंदर टॉपिक है। डे 2 के अंदर आपको अरेज, फंक्शंस वगैरह बताया जाएगा डिटेल के अंदर। जस्ट जो डे 1 है वो सिर्फ बेसिक्स हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के रिलेटेड। ओके, तो फॉर लूप्स के तरफ आते हैं। ये जो लूप्स हैं 3 तरह के होते हैं, फॉर वाइल, डू वाइल, एक फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। जो हमारा फॉर लूप है वो बेसिकली हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एडवांस में पता हो कि हमने एक प्रोग्राम या एक कोड को कितनी दफ़ा रन करना है। लाइक एक स्टेटमेंट है, उसको कितनी दफ़ा इन फ्यूचर रन करना है हमने, तो हम उसके लिए फॉर लूप यूज़ करते हैं। जैसे ये एग्जांपल आपके सामने है। अ, एक लिखा फॉर कीवर्ड, उसके बाद उसके अंदर उसकी डिफाइन कर दी बाउंड्री कि हमें स्टार्ट करना है 1 से, इंटीजर 1 i, जो कि उसकी वैल्यू है 1। हमने 1 से स्टार्ट करना है और उसको अप टू चलाना है हमने 5 तक। लेस देन और इक्वल्स टू 5 का मतलब है कि 5 से कम या 5 तक मैक्सिमम, इससे ज़्यादा हमने नहीं चलाना।
और आई प्लस प्लस का मतलब है इंक्रीमेंट करता जाएगा। ये जो है आई प्लस प्लस, इसे कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। लाइक पहले ऑपरेशन परफॉर्म होगा, देन आपका जो आई वेरिएबल है उसमें इंक्रीमेंट होगा +1 का। इसमें दो होते हैं, एक पोस्ट इंक्रीमेंट और एक प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट के अंदर पहले इंक्रीमेंट होता है, देन आपका जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म होता है। पोस्ट इंक्रीमेंट के अंदर पहले ऑपरेशन परफॉर्म होता है, देन इंक्रीमेंट होता है। ये दो टर्म्स हैं इसके अंदर। तो मोस्टली जो लूप्स हैं उसके अंदर पोस्ट इंक्रीमेंट यूज होता है, लेकिन आप दोनों कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। ये हम जब कोड प्रिंट करवाएंगे तो हेलो वर्ल्ड जो है वो 5 बार प्रिंट हो जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 5। ठीक है। और ये मैंने इधर लिख भी दिया हुआ है, लाइक नोट है कि अगर आपको पता है कि कितनी इटरेशंस आपने चलानी है अपने कोड की, तो आप फॉर लूप यूज कर सकते हैं। नीचे नेक्स्ट है वाइल लूप। वाइल लूप जो है आपको एडवांस में नहीं पता कि आपने अपने जो कोड ऑफ ब्लॉक है उसको कितनी दफ़ा चलाना है या कितनी बार उसने रन करना है, आप अनश्योर हैं, तो उसके लिए आप वाइल लूप यूज कर सकते हैं। इसका जो सिंटैक्स है सेम है, जस्ट फॉर की जगह वाइल, और अंदर हम कंडीशन कंडीशन बता देते हैं कि हमने कितनी दफ़ा चलाना है। सिंटैक्स में इतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। हम जब फॉर लूप लिखते हैं तो हम उसके ब्रैकेट्स के अंदर ही, पैरेंथेसिस के अंदर ही तीनों चीज़ें डिफाइन कर देते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, कंडीशन और उसका इंक्रीमेंट। वाइल लूप के अंदर हम क्या करते हैं, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो हम पहले डिफाइन कर देते हैं। वाइल लूप के अंदर कंडीशन बता देते हैं कि इस कंडीशन तक इसने चलना है, और वाइल लूप के अंदर जो है लास्ट में हम उसका इंक्रीमेंट करवा देते हैं। तो बस सिंटैक्स सेम है, जस्ट उसको ब्रेक डाउन किया हुआ है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। तो ये काउंट जो है 5 दफ़ा काउंट चलेगा, विद साथ उसकी वैल्यूज आएंगी 1 से लेकर 5 तक। ये कोड यहाँ ये करेगा। नेक्स्ट, ये मैंने आपको बता दिया। ये वाइल लूप्स कब सूटेबल हैं, जब आपको पता नहीं है कि आपकी कितनी दफ़ा इटरेशंस चलनी है। जैसे अभी आपने वो कोड देखा था, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ ये वाला कोड। अब मुझे नहीं पता कि ये कोड कब तक चलेगा अभी, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे वाइल ट्रू यूज कर दिया कि जब तक मेरी वैल्यूज या जो भी मेरा आउटपुट है वो ट्रू है, इनपुट जो मेरी ट्रू आ रही है अगर, तो ये कोड एग्जीक्यूट करता जाएगा। जहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स होगी ये वहां से एग्जिट कर जाएगा। तो वाइल लूप इस यहाँ पे आप ज़्यादा बेहतर यूज कर सकते हैं इसको। जो लास्ट इसमें एक लूप आता है वो है डू वाइल लूप। ये लूप जो है ये भी मोस्टली जगहों पे यूज होता है। इसको यूज करना होता है तब जब आपको इतना पता है कि आपकी कंडीशन या लूप कम से कम एक दफ़ा लाजमी चलना है एक कोड के अंदर। इसका अगर आप सिंटैक्स देखें तो पहले हमने उसको एक डू का कीवर्ड लिखा है और उसके अंदर कोड ऑफ ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है कि एक पॉजिटिव नंबर एंटर करें। उसने जब एंटर किया नंबर, तो लास्ट में हमने उसकी कंडीशन लगा दी है वाइल, कि अगर तो ये नंबर 0 से छोटा है तो ये पॉजिटिव नंबर है। ठीक है। तो डू वाइल लूप बेसिकली ये करता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा लूप कम से कम एक दफ़ा लाजमी चले, तो हम डू वाइल लूप यूज़ करते हैं। बाकी दोनों लूप्स के अंदर अगर आप वाइल लूप देखें या फॉर लूप देखें, इसमें अगर वो एक दफ़ा इस लूप की कंडीशन के अंदर एग्जीक्यूट हो गया, तो जितनी दफ़ा वो एग्जीक्यूट होगा कंप्लीट एग्जीक्यूशन के बाद ही वो लूप से बाहर आएगा, वरना नहीं। सिर्फ डू वाइल लूप है उसके अंदर, हम चेक कर लेते हैं कि अगर हमें जस्ट वन टाइम लाजमी चेक करना है कि ये एक दफ़ा कोड ऑफ ब्लॉक चलना है कि नहीं चलना, तो हम डू वाइल यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ अगर हम चाहते हैं, लाइक अभी आपने ब्रेक का कीवर्ड देखा, जो हम ब्रेक का की कर रहे थे, ये था लूप्स के अंदर हमारे स्पेसिफिक कोड लूप से एग्जिट करने के लिए। लेकिन हम चाहते हैं कि हम लूप से एग्जिट ना करें, हम लूप में ही चलते रहें, लेकिन जस्ट एक उस स्पेसिफिक नंबर, लाइक अगर ये लूप चल रहा है फोर चौथी दफ़ा, तो हम उसकी इटरेशन को स्किप कर दें। तो उसके लिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं कंटिन्यू का। वो सिर्फ आपके जो लूप की इटरेशन है उसको स्किप कर देता है और नेक्स्ट इटरेशन की तरफ चला जाता है। तो ये दो वर्ड्स लूप के अंदर यूज होते हैं, ब्रेक और कंटिन्यू का। ओके, तो ये लूप्स तक था। यहाँ तक अगर किसी को कोई इशू वगैरह है, वो पूछ सकता है। डिफरेंस बिटवीन एल्स इफ, अभी वो बिल्कुल मैंने बताया था जिस तरह इफ एल्स और स्विच केसेस के अंदर, इफ एल्स अगर आप बहुत ही कम्प्लेक्स या मल्टी लेवल कंडीशंस के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो इफ एल्स बेहतर काम करेगा। लेकिन अगर आप स्विच केसेस को यूज़ कर रहे हैं तो वो स्विच केस जो है वो सिंपल
रहेगा, इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर आप ये कंडीशन, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल। यहाँ पे ये ऑपरेटर्स, इफ़ कंडीशन जो है ना, इफ़ एल्स, वो हम इन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए यूज़ कर सकते हैं। इफ़ एल्स, ये देखें, ये स्विच और इफ़ एल्स का ये बेसिक है। फ्लेक्सिबिलिटी किसमें है? रीडेबिलिटी और परफॉर्मेंस वाइज। अगर कॉम्प्लेक्स आपकी डिसीजन मेकिंग कंडीशंस हैं तो इफ एल्स यूज़ करना आपने। लेकिन अगर लिमिटेड नंबर, लाइक मेन्यू जिस तरह मैंने क्रिएट किया था, उसके लिए स्विच यूज़ कर सकते हैं। आपकी वैल्यूज डिस्क्रीट हैं, लाइक एक वैल्यू ए है, बी है, देन डी है, या 1 2 3 4 5, एंड देन लास्ट पे ज़ीरो है, ज़ीरो का मतलब एग्जिट करना है, तो हम स्विच यूज़ कर सकते हैं। बस ये डिफरेंस है दोनों में। लेकिन मोस्टली ज़्यादातर इफ़ एल सी आपको हर जगह यूज़ होता नज़र आएगा, स्विच बहुत कम यूज़ करते हैं। डू वाइल अगेन, ओके। डू वाइल बेसिकली सिर्फ ये करता है कि आप चाहते हैं, एक मैंने कोड लिखा है, एक नंबर मैं चाहता हूँ कि मैंने कोड लिखा है कि वो चेक करने के लिए नंबर पॉजिटिव है कि नहीं। अब अगर मैं जस्ट वन दफ़ा एक दफ़ा रन करूँगा तो ये कोड चल जाएगा, लेकिन उसके बाद एग्जिट कर जाएगा। अगर मैंने इसमें एंटर किया -1, -1 तो एंटर कर दिया, लेकिन उसने मुझे ये बता दिया कि ये नंबर पॉजिटिव नहीं है। बट मैं चाहता हूँ कि मैं इसको रन करता जाऊँ जब तक कि मैं इसको खुद एग्जिट ना करूँ, या जब तक कि कोई मैं इनवैलिड नंबर एंटर ना करूँ, ये एग्जिट ना करे। तो उसके लिए हम डू वाइल यूज़ करते हैं। डू वाइल का मतलब है कि वो आपकी जो कोड ऑफ ब्लॉक है उसको एक दफ़ा लाजमी चलाएगा। अगर ये डू वाइल आप देखें, इसका सिंटैक्स, एंटर अ पॉजिटिव नंबर और नंबर, ये चीज़ जो चीज़ है ना, कोड रन करेंगे तो ये चलेगा लाजमी 1 टाइम। अगर आप पॉजिटिव नंबर एंटर करते हैं, जैसे कि +1 +2 या +3, उसने चेक किया कि ये नंबर जो है ये ज़ीरो से बड़ा भी है, और अब ज़ीरो से छोटा भी, अगर तो छोटा है यानी कि बड़ा है, और उसकी कंडीशन फॉल्स हो गई है, नंबर इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, लाइक +1 इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, ये फॉल्स है कंडीशन, तो लूप यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। लेकिन अगर हम यही चीज़ यहाँ पे नॉन नेगेटिव यानी कि नेगेटिव नंबर एंटर करें, -2 या -1, तो यहाँ पे कंडीशन बनेगी -1 इज लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये दोबारा लूप चलेगा और हमें दोबारा कहेगा कि आप पॉजिटिव नंबर एंटर करें। तब तक चलता रहेगा जब तक आप सही पॉजिटिव नंबर एंटर नहीं करेंगे, तब तक ये लूप एग्जिट नहीं करेगा। ठीक है। जैसे ये नीचे लिखा भी हुआ है, आप ये देख सकते हैं। डू वाइल लूप्स आर यूज्ड व्हेन द कोड ब्लॉक नीड्स टू रन एट लीस्ट वंस रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशन। दिस मेक्स देम आइडियल फॉर सिनेरियोज लाइक इनपुट वैलिडेशन, वेयर यू मस्ट प्रॉम्प्ट द यूजर एट लीस्ट वंस बिफोर चेकिंग देयर इनपुट। ठीक है। ये लाजमी करता इसके लिए लाजमी, अगर आप चाहते हैं कि मेरी एक दफ़ा इटरेशन लाजमी चले, तो आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपने इनपुट्स वगैरह लेनी है यूज़र से। अगर आपकी कंडीशन रिक्वायर करती है, लाइक कि इफ़, अगर आप सिर्फ इफ़ यूज़ कर रहे हैं तो आप लाजमी एल्स भी यूज़ करें। आप खाली इफ़ के साथ भी काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आप मल्टीपल कंडीशंस पे काम कर रहे हैं, लाइक एल्स इफ़ देन आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है। कुछ के अंदर आप एल्स कर दें, कुछ केसेस में ना भी करें तो कितना फ़र्क नहीं पड़ता। इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन कि आप क्या कोड किस तरह लिख रहे हैं आप। डू वाइल की डेली लाइफ से एग्जांपल। डेली लाइफ, जिस जो मैंने अभी आपको कोड दिखाया था, ये लिख के दिखाया था वेंडिंग मशीन का, इसमें हम डू वाइल लगा सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से जो सी आउट है, मैं यहाँ पे कंडीशन लिख सकता हूँ कि मेरी मुझे जो है हर बार ये चीज़ लाजमी प्रिंट हो। लाइक यहाँ पे मैं डू लिखूँ और लास्ट पे कंडीशन लिख दूँ वाइल, तो जब भी मेरा कोड रन होगा तो सबसे पहले ये कंडीशन मुझे लाजमी शो होगी। आप डेली एग्जांपल में, जब आप अगर अपना कोई बायोमेट्रिक ले लें या कोई फिंगर लाइक पासवर्ड ऑथेंटिकेशन ले लें, उसने लाजमी चेक करना है कि आप ये पासवर्ड जो एंटर कर रहे हैं, यूज़र इनपुट जिसे कहते हैं, आप अपना ईमेल और पासवर्ड एंटर कर रहे हैं, तो वो डू वाइल की ही एग्जांपल है कि आपने इनपुट लिया तो वो चेक करेगा कि वो इनपुट वैलिड भी है कि नहीं। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? इसके बाद एक लास्ट जो है, जो जितना भी किया है वो हम एक कोड करते हैं,
उसके बाद फिर आपके जो क्वेश्चन या क्यूरीज हैं उसको देखते हैं। उमर, आप ये कन्वर्ट भी करके दिखा दें, ये इनको ना डू वाइल क्या लगा के चीज़? वही सेम कोड, फिर डिफरेंस ऑफ ओके, रिजल्ट भी दिखा दें कि क्या डिफरेंस आता है, तो ज़्यादा अच्छी समझ ठीक आ है। जाएगी। ऑफ स्विच स्टेटमेंट लिमिटेशंस बताइए कि इसमें आप कम्प्लेक्स कोड नहीं लिख सकते, मल्टी लेवल कंडीशंस पे आप काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास कंडीशन आ गई है, लाइक इसमें अगर कंडीशन मैं आपको दिखाऊं, लाइक इस तरह आप कंडीशन आ गई है, लाइक इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, ये आप उस केसेस के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते। इसी तरह की कम्प्लेक्स जितनी भी कंडीशन है उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। सिंपल अगर आपने रहना है, इंटीजर्स की बेसिस पे आप कर सकते हैं, लाइक ये इंटीजर्स 1 2 3 4 5, या करेक्टर्स। करेक्टर्स भी कुछ स्पेसिफिक, आप इसमें सेंटेंसेस यूज़ नहीं कर सकते, स्ट्रिंग यूज़ नहीं कर सकते, वो फिर आप ब्रेक भी हो सकता है, तो वो फिर इशू आ सकता है। इसी वजह से मोस्टली केसेस को आप एज अ मेन्यू के लिए, सिलेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, या बहुत ही सिंपल आपने सिलेक्शंस करनी हो जहाँ पे आपको लगता है कि इफ़ से ज़्यादा स्विच काम करेगा बस। ओके, जो वो कोड है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं कंडीशन लगाता हूँ डू, और लास्ट में वाइल। जब तक मेरी ट्रू है चलता है। ओके, ये स्विच का आ गया। ओके, अब ये मैंने एक कंडीशन उसमें डू वाइल लगाया है। उसने मेरे से पूछा कि चिप सेलेक्ट की हैं, कि कोड में फ़र्क कुछ नहीं पड़ा, लाइक जस्ट मैंने डू वाइल लगा दी है कि मेरी जब भी एग्जीक्यूशन चले तो वो हर दफ़ा उस कोड को चेक करे, यानी कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे चेक करे कि वो कंडीशन वैलिड है कि नहीं। तो डू वाइल अगर मैं ना भी लगाता तब भी कंडीशन वही चलनी थी, अगर मैं लगा देता तब भी वही चलनी थी। तो जस्ट डू वाइल जो है आपकी इनपुट वैलिडेशंस के लिए, उसको वैलिड करने के लिए काम आता है। या जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे कंडीशन चेक करनी चाहिए लाजमी, कम से कम जो यूज़र ने इनपुट किया है कम से कम उसको एक दफ़ा चेक लाजमी करना चाहिए, तो ये तब यूज़ होता है। ओके, इसके अलावा चलें अब नेक्स्ट जो है एक, इसमें जो लास्ट पे है ना, मैं आपके साथ ये टास्क शेयर कर दूंगा। ये दो टास्क हैं, डिजिटल क्लॉक सिमुलेटर और नंबर रिवर्सल। नंबर रिवर्सल तो सिंपल सा है, लाइक इसमें आपने नंबर्स, जो आप भी नंबर लिखेंगे उसको रिवर्स करना है। उसका फॉर्मूला है, लाइक मॉडुलस लेना पड़ता है 10 के साथ, देन डिवाइड करना पड़ता है नंबर के साथ, तो आपका नंबर रिवर्स हो जाता है। ठीक है, आप अपनी लॉजिक को यूज़ करते हुए इसको बना सकते हैं। जो डिजिटल क्लॉक सिमुलेटर है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लाइक इतना भी नहीं है। इसमें जिस तरह हमने ऊपर लाइब्रेरीज पढ़ी थी, तो इसलिए इसको यूज़ करने का मकसद ही ये था कि आप ये कोड करें और डिफरेंट लाइब्रेरीज को यूज़ करें कि किस तरह इनको इंपोर्ट करते हैं और उनको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये कोड है, ये जो इस मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह करना है। एक डिजिटल क्लॉक बनानी है जिसमें काउंटिंग सेकंड्स, मिनट्स एंड आवर्स, और उसको रीसेट करना है जब वो इस स्पेसिफिक टाइम तक पहुंच जाए। सिंपल सी कंडीशन है, जैसे इसमें आपने दो लाइब्रेरीज यूज़ करनी है, क्रोनो के नाम से है और एक आई थिंक सो टाइम के नाम से, या थ्रेड, वो मेरे जहन में नहीं आ रही। वो जब आप इंपोर्ट करेंगे ना, आपने जस्ट इसके बाद सिंपल इफ़ कंडीशन लगानी है। इफ़ जो मेरा टाइम है, सेकंड्स का टाइम है, वो अगर अप टू 60 या 59 तक चला जाए तो उसको रीसेट कर दे, और जो मेरे मिनट्स की क्लॉक है उसको उसमें इंक्रीमेंट कर दे +1 का।
देन सेम अगर मेरी जो मिनट्स की क्लॉक है वो अप टू 60 चली गई है या 59 चली गई है, तो उसको रीसेट कर दे 00 पे, और जो मेरी आवर्स की क्लॉक है उसको कर दे +1 का इंक्रीमेंट। देन सेम जैसे ही आवर्स की क्लॉक पे 23:50 इस तरह ये टाइम आ जाए, तो उसको रीसेट कर दे 000 पे। तो ये कोड है, ये दो आपको टास्क मोहित जो है वो सेंड कर देगा ईमेल के थ्रू या ग्रुप में। आप ये करके तो आप हमें इसका फीडबैक लाजमी दीजिएगा। ओके, एक लास्ट कोड है वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, वो भी सिंपल सा है। वर्ड काउंटिंग के किस तरह एक आपने सेंटेंस लिखा है तो वो काउंट किस तरह करेंगे उसे। ठीक है, ओके। तो टर्मिनल, इसको एग्जिट t2.cpp, इसके अंदर भी हम एक लाइब्रेरी यूज करेंगे जो कि है एसएस स्ट्रीम की लाइब्रेरी, जो कि बेसिकली जो स्ट्रिंग के ऑपरेशन है उसको आसानी से परफॉर्म करने के लिए यूज हो सकती है। एक लाइब्रेरी स्ट्रिंग की, क्योंकि सी प्लस वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग को, अगर हम इसको इसी तो वो स्ट्रिंग को यूज नहीं करेगी, तो इसलिए इसके ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें लाजमी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ता है। इंक्लूड एसएस स्ट्रीम, ये जो कोड्स मैं आपके साथ कर रहा हूँ ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा ताकि आप इसको खुद भी देख सकें, और आप अपने भी किए हुए कोड्स हमारे साथ शेयर कीजिएगा। इंट मेन, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे सेंटेंस के नेम से, उसके बाद यूजर को कहेंगे कि वो एंटर करे एक सेंटेंस, एंटर अ सेंटेंस। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट है std गेट लाइन। आप अगर सिंपल सी आउट या सी इन थे ना, तो उसमें एक इशू है, अगर आप एक लिस्ट ऑफ करेक्टर्स या स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर्स ले रहे हैं ना, के लिए आपकी जैसे ही आप कहीं पे स्पेस डालेंगे या वाइट स्पेसिस आएंगी तो वो वहां से उसको काउंट करना छोड़ेंगे। अगर आप कोई इनपुट ले रहे हैं, अगर मैं सिंपल सीन लिखूं यहाँ पे, ठीक है, और मैं सीन करूं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, तो जस्ट सीन करने से इतना जो वर्ड है हेलो का सिर्फ ये कंसेगा, लेकिन जो हमारा स्पेस के बाद वाला वर्ड है ये काउंट नहीं किया जाएगा सेव करने के दौरान। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपना स्ट्रिंग को पूरा एज अ कंप्लीट एक पूरा सेंटेंस सेव करें, तो उसके लिए हम यूज करते हैं गेट लाइन का फंक्शन। ये हमारा स्पेसिस के साथ उनको पूरा का पूरा यूज करता है। सी इन सेंटेंस, ये इसका स्ट्रक्चर है। ये std गेट लाइन, आगे अंदर भी std सीन आएगा कि आपने रीड करना है सेंटेंस, और ये उसके बाद बताएगा कि जो सेंटेंस है वो पूरी लाइन रीड करनी है इसकी। ओके, उसके बाद std स्ट्रिंग स्ट्रीम, तो हम स्ट्रिंग स्ट्रीम यूज करेंगे ss। यहाँ पे हमने एक वर्ड लिया, वेरिएबल डिफाइन किया वर्ड के नाम से, क्योंकि हमने वर्ड काउंट करने के एक सेंटेंस के अंदर कितने वर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, ये वर्ड लिया, और उसके बाद हमने एक डिफाइन कर दिया वर्ड काउंट कि ये वर्ड आ रहा है ये कितनी दफ़ा आ रहा है। ये हमने एज अ इंट, ये हम इंट ले सकते हैं, इंट वर्ड काउंट, जिसको हम इनिशियलाइज करवा देंगे 0, क्योंकि स्टार्ट में हमारे पास 0 वर्ड काउंट है, अभी हमने कुछ स्टार्ट नहीं किया काउंट करना। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वाइल, क्योंकि हमें नहीं पता, अब ये एक एग्जांपल है वाइल की, ठीक है, इधर मैं डू वाइल भी लगा सकता हूँ,
बट क्योंकि अब वाइल इसलिए लगा रहा हूँ, मैं लूप भी लगा सकता था, बट मुझे नहीं पता, एंटर कर रहा हूँ, इसकी लेंथ क्या है, कब खत्म होगा, तो इसलिए मैं वाइल लूप यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ताकि मुझे, मैं इसको डिफाइन ना भी करूँ कि मेरी इतनी लेंथ है, तो ऑटोमेटिकली इसको देख लेगा। SS इज ग्रेटर देन वर्ड, और यहाँ पे इसको, ठीक है, अब वर्ड काउंट, अगर तो मेरा SS के अंदर जो वर्ड है वो वर्ड से बड़ा है, यानी कि स्ट्रिंग स्ट्रीम, तो वो उसको वर्ड में कन्वर्ट कर दे, उसको वर्ड काउंट कर दे प्लस प्लस। उसके बाद सिंपल हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे अपनी वैल्यूज, वर्ड काउंट, जो हमारा वर्ड काउंट है, ओके, stdl, ठीक है। उसके बाद अच्छा, इसमें हमें एक और चीज़ भी कर सकते हैं, अगर हम तो वर्ड बता रहे हैं ना कि वर्ड्स कितने हैं टोटल, तो वर्ड्स के अंदर वाइट स्पेसिस भी आ सकती है, तो हम चाहते हैं कि हम बगैर वाइट स्पेसिस के बताएं, तो हम वो भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, इसको पहले कंप्लीट कर लें। यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे स्पेसिस इक्वल्स टू जो हमारा वर्ड काउंट है उसमें से माइनस कर दो 1, ठीक है, std cout कैरेक्टर काउंट, ये हमारा है स्पेसिस के बगैर, एक्सक्लूडिंग स्पेसिस, सेंटेंस डॉट लेंथ, ये जो सेंटेंस जो लेंथ है ना, डॉट लेंथ, ये बिल्ट इन फंक्शन है स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग लाइब्रेरी का, माइनस स्पेसिस std एंड उसके बाद हम देंगे रिटर्न 0। ओके, ओके, सॉरी, मैंने डिक्लेयर नहीं किया था मैंने स्पेसिस का वर्ड, इंट स्पेसिस, एंड std, ओके, सही, उसके बाद सेमीकोलन, ठीक है, और ये वर्ड था, ओह सॉरी, कंडीशन मैंने गलत लगा दी, यहाँ पे आता इस ये वाली, सॉरी, ओके, अब इसको T2, अब ये एंटर अ सेंटेंस, ये मेरे से पूछा कि सेंटेंस एंटर करो, मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, उसने काउंट किया पहले कि वर्ड्स कितने हैं, 2 वर्ड्स हैं, हेलो और वर्ल्ड, उसके बाद उसने करेक्टर्स काउंट किए हैं उन वर्ड्स के अंदर, लाइक हेलो के अंदर 5 करेक्टर्स हैं, वर्ल्ड के अंदर 5 करेक्टर्स हैं, ये काउंट करने के बाद उसने मुझे बता दी है, वैसे तो टोटल होने चाहिए करेक्टर्स 11, किस तरह के हेलो स्पेस वर्ल्ड, तो 11 करेक्टर्स होने चाहिए, लेकिन क्योंकि मैंने उसको कहा था कि मुझे स्पेसिस के बगैर चाहिए, तो उसने मुझे 10 करेक्टर्स बताए हैं -1 करके, जो मैंने यहाँ पे ये कंडीशन यूज की थी, ये इंट स्पेसिस वर्ड काउंट -1, कि जितना मेरा टोटल वर्ड काउंट है उसमें से 1 माइनस कर दो और मुझे
इसका रिजल्ट दे दो। इसकी और भी अप्रोचेस हो सकती हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह इसकी लॉजिक को डिफाइन करते हो। ओके, तो किसी का क्वेश्चन है इसमें? स्पेसिस स्पेसिस जो हैं वो ज़्यादा कैसे देखो ना, अगर स्पेसिस ज़्यादा हो सकती हैं, वर्ड हम असल में कर रहे हैं वर्ड्स को काउंट। अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं, हेलो इज़ अ सेपरेट वर्ड, वाइट स्पेस। प्रोग्रामिंग के अंदर आप जो भी प्रोग्रामिंग यूज़ करेंगे, जब आप स्पेस एंटर करते हैं ना, तो प्रोग्रामिंग के अंदर वो स्पेस इज़ ऑल्सो अ वर्ड। ठीक है, वो जो स्पेस है वो एक वर्ड कंसिडर किया जाता है। तो इसलिए उसको एलिमिनेट करने के लिए मैंने यूज़ किया -1। अब अगर मेरे पास टोटल वर्ड्स, अगर मैं यहाँ पे दोबारा आपको लिख के दिखाता हूँ, मैं आपको अपना नेम लिख के दिखाता हूँ, मोहम्मद। अब इसमें दो स्पेसिस आ रही हैं, ठीक है, मोहम्मद स्पेस उमैर स्पेस ताहिर। उसने मुझे बता दिया मेरा वर्ड काउंट है 3। ठीक है, अब टोटल कैरेक्टर्स बनते हैं, अगर मैं काउंट करूँ, 18 बनते हैं बगैर स्पेसिस के। अगर मैं स्पेसिस इंक्लूड करूं तो वो बनते हैं 20। किस तरह? अगर मैं ऐड करूंगा मोहम्मद के बाद जो स्पेस आ रहा है, उमैर उमैर के बाद जो स्पेस आ रहा है, 20 करेक्टर्स बनते हैं। लेकिन तो इसलिए वर्ड काउंट जितना है टोटल, जो कि 20 है, उसमें से, ओ सॉरी, वर्ड काउंट है हमारा, करेक्टर काउंट जो है वो है अप टू 19, और उसमें से माइनस कर दो तो वो कम किया जा रहा है। इसकी और एफिशिएंट अप्रोचेस भी हो सकती हैं। लाइक आप वाइल लूप लगा के चेक कर सकते हैं कि ये बार बार इसमें अकरिंग कितने करेक्टर्स आ रहे हैं, कि एक करेक्टर कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक वर्ड कितनी बार रिपीट हो रहा है। वो आगे फिर इसी कोड को इन्हेंस कर सकते हैं आप। वो अगर आप करना चाहें, इसी को यूज़ करते हुए आप आगे इसको इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। अगर आपका कोई इसके अलावा कोई कंफ्यूजन वगैरह, आप पूछ भी सकते हैं क्वेश्चन से। बाकी मोहिब, अप टू यू। महर, यस। जरा इनको एसएस स्ट्रीम जो लाइब्रेरी है, काफी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं इसके बारे में। थोड़ा अगर इलेबोरेट कर दो तो बेहतर रहेगा। एसएस स्ट्रीम के बारे में, हाँ। एसएस स्ट्रीम जो है ना, बेसिकली वो जो आपकी लाइब्रेरी है ना, बिल्ट इन लाइब्रेरी है। जिस तरह आपको मैंने बताया था, जैसे कि अगर आप एग्जांपल लें सी मैथ, ठीक है, सी मैथ के अंदर आप डिफरेंट मैथ की लाइब्रेरीज, जो मैथ के फंक्शंस हैं, उनको इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। लाइक स्क्वायर रूट, कोई डिफरेंशियल का इक्वेशन, उसकी फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं। लाइक कोई लाइन का फार्मूला या कोई प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, इस तरह। तो सेम जो है हमारा एसएस जो है, वो हमने उसको किया है, एसएस स्ट्रीम लाइब्रेरी से इंपोर्ट किया है। ये उसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस डिफाइन है स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि एसएस कर क्या रहा है। जो एसएस ऑपरेटर है ना, वो रीड, जो हमारा जो वर्ड है ना, उसको रीड कर रहा है बार बार। अपने कंडीशन कोड में दिखाता हूँ। ये जो पूरा है ना, यहाँ तक एसएस जो पूरा एक कीवर्ड है, यहाँ तक वर्ड से पहले पहले ये रीड कर रहा है हर वर्ड को। सेंटेंस के अंदर हर वर्ड को रीड करी जा रहा है। यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं, ये कंडीशन हमने सेंटेंस को इसके अंदर किया, एसएस के अंदर। इसने क्या किया, इस फंक्शन ने हमारे सेंटेंस के जो स्ट्रिंग है उसको अरेज के अंदर सॉर्ट कर दिया, लाइक लिस्ट के अंदर बना दिया। लाइक अगर हेलो वर्ल्ड है, तो हेलो कोमा वर्ल्ड, उसने हर वर्ड को एक वैल्यू असाइन कर दी है कि ये वर्ड है, कोमा ये वर्ड है, कोमा ये वर्ड है। सेपरेट कर दिया हर वर्ड्स को, जिसकी वजह से उसको आसानी हुई वर्ड काउंट करने में। ठीक है ना, उसने यानी कि एक लिस्ट बना दी एक सेंटेंस की। तो ये बेसिकली एसएस स्ट्रीम इस तरह काम कर रहा है। इसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस हैं, जिस तरह आपको ये हमने किया, सेपरेट किया लिस्ट के अंदर। उसके अलावा मजीद, जिस तरह मैंने आपको वर्ड काउंट का बताया था कि आप काउंट कर सकते हैं कि एक वर्ड कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो भी इससे यूज़ कर सकते हैं। कुछ फंक्शन, ये वो चीज़ें हैं जो रैंडमली यूज़ होती हैं, बट
यूज़ होती ज़रूर है। जो बेसिक ज़्यादातर आपको लाइब्रेरीज यूज़ करने को मिलेंगी वो आईओस्ट्रीम, स्ट्रिंग की, मैथ की लाइब्रेरीज। अगर आप आगे थोड़ा एडवांस जाएंगे, अगर आप नेटवर्किंग या ओएस की साइड पे जाते हैं तो वो थ्रेड्स की लाइब्रेरीज, क्रोनो लाइब्रेरीज, इस तरह। तो ये लाइब्रेरीज नहीं है कि आप इसको याद भी रखें, आप नेट से कभी भी इसको देख सकते हैं कि ये लाइब्रेरी का फंक्शन क्या है और आपने किस तरह इसको इम्प्लीमेंट। जस्ट आप उसका सिंटैक्स देखें, उसका यूज केस देखें और उसको अपने कोड के मुताबिक यूज कर सकते हैं। स्विच स्टेटमेंट। मैंने तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखा यस था, यस। कि किसी ने पूछा हुआ था कि जो इफ कंडीशन है एस एस ग्रेटर ग्रेटर वर्ड, इसको हाँ कोई हाँ हाँ, कैसे एक्सप्लेन करते हैं? अब मुझे मैसेज मिल नहीं रहा। वो यही मैंने ये बताया था। ये जो एस है ना, एस हमारा वर्ड है, जो सेंटेंस है, सेंटेंस यानी कि लिस्ट है, लिस्ट ऑफ वर्ड स्केल है। और ये जो है उसको रीड कर रहा है वन बाय वन वर्ड को। ये जो वर्ड है, यहाँ से वर्ड रीड किया और उसमें स्टोर करी जा रहा है। देन अगेन वो वर्ड काउंट करी जा रहा है प्लस प्लस। लाइक जो एस के अंदर, अगर मैं अब मेरे पास इसमें वो डिस्प्ले नहीं होगा, बहुत ही पावर पॉइंट। आप एक लिस्ट समझिए, मेरे पास दो करेक्टर्स हैं हेलो वर्ल्ड के, वर्ड नंबर 1 पे हेलो, नंबर 2। अब एस क्या कर रहा है, वो वर्ड को रीड, उसने एस के अंदर से वर्ड रीड किया हेलो। हेलो रीड करके उसने वर्ड के अंदर स्टोर किया। वर्ड जो हमारा वेरिएबल है, वो हेलो का उसने उठाया वर्ड और उसमें स्टोर कर दिया वर्ड वेरिएबल के अंदर। फिर उसने काउंट कर लिया कि ये वर्ड एक दफा काउंट हो गया। देन अगेन लूली, जो हमारा सेकंड था हेलो, हेलो हेलो जो था उसने उठाया, रीड किया और उसको स्टोर कर दिया वर्ड वेरिएबल के अंदर। देन लूप के अंदर कंडीशन थी वर्ड को प्लस प्लस, पहले 1 हुआ, देन वो 2 हो गया। तो ये इस तरह एस और वो जो डबल ग्रेटर देन के साइन है ना, वो इस तरह काम करते हैं। बेसिकली वो वर्ड्स को रीड करी जा रहा है। ये भी स्ट्रिंग के ऑपरेशन है, जो डबल है ना। लाइक अगर हम इसको कहें, जिस तरह सीन यूज करते हैं, सीन हम क्या कर रहे हैं, यूजर से इनपुट रीड कर रहे हैं। तो सेम जो है एस वो वैल्यू रीड कर रहा है एस और वर्ड के अंदर स्टोर करी जा रहा है। मतलब कि वर्ड हमने एक प्लेस होल्डर उसको दे दिया और वो ऑटोमेटिकली वर्ड को यूज हाँ, करते हुए सीन में हम करते हैं ना, यूजर से वो इनपुट करता रीड जा रहा करके है। स्टोर करते हैं। तो वो वैल्यू जो है वर्ड के अंदर स्टोर करी जा रहा है एस से उठा के। वाई आर यू यूजिंग डबल? डबल इसलिए क्योंकि आपको पता है जो सिंगल है वो तो कंडीशंस के लिए यूज होता है। ये अगर मैं आपको अर्थमेटिक ऑपरेशंस दिखाऊं, ये यहाँ पे ये सिंगल जो है रिलेशनल ऑपरेटर है हमारा, ग्रेटर देन या इक्वल टू। ये हमारा तब यूज होगा कि हम कोई कंडीशन या कोई रिलेशन डिफाइन करना चाह रहे हैं। यहाँ पे हम रिलेशन डिफाइन नहीं कर रहे, यहाँ पे जो है हम वर्ड को रीड कर रहे हैं एक वेरिएबल से दूसरे वर्ड वेरिएबल के अंदर। तो इसलिए डबल यूज किया है। आप देख रहे होंगे सी इन, जहाँ जहाँ सी आउट या सी इन के फंक्शन में भी हम यही यूज करते हैं डबल। डबल ग्रेटर देन या इक्वल टू, इसको कह, इनके कीवर्ड्स थे वो मुझे अब जेहन में आ नहीं रहे, तो वो इनको स्पेसिफिक नाम देते हैं, वो इस टाइम मेरे जेहन में नहीं है। कि इसके अलावा किसी का भी क्वेश्चन? ओके, तो ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। स्विच स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट डिफरेंस सिर्फ स्विच और इफ एल्स की अगर मैं बात करूं तो डिफरेंस सिर्फ इतना है, स्विच स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपके मल्टी कंडीशंस के ऊपर इतना एफिशिएंट वर्क नहीं करता। आपका कोड ब्रेक हो सकता है। लाइक कि मैंने कंडीशंस डिफाइन करनी है, मल्टी लेवल्स की कंडीशंस है। लाइक वो बाइनरी कंडीशंस नहीं है, कहीं पे वो ट्रू, कहीं पे फॉल्स, देन वो कहीं पे न्यूट्रल है। तो उसके लिए मेरा जो स्विच स्टेटमेंट है वो इतना एफिशिएंट नहीं रहेगा। लाइक मेरे स्विच स्टेटमेंट्स के अंदर रिलेशनल ऑपरेशंस यूज हो रहे हैं, कंडीशंस यूज हो रही हैं, इस तरह की। आपको एग्जांपल देता हूँ, ये अगर मैं अपने स्विच केसेस के अंदर ये चीज़ें यूज कर रहा हूँ तो मेरा स्विच स्टेटमेंट जो है वो सही से काम नहीं करेगा, वो इनवैलिड रिजल्ट दे सकता है। लेकिन इफ के अंदर ये स्टेटमेंट्स, इन ऑपरेटर्स को यूज करते हुए हम अपनी कंडीशंस को सही से वर्क करवा सकते हैं, ठीक है। और स्विच स्टेटमेंट जिस तरह मैंने बताया, फास्ट जरूर है लेकिन वो डिस्क्रीट वैल्यूज पे काम करता है। डिस्क्रीट मतलब 1 2 3 4 फैक्टर बेस्ड
आप कंडीशन चला रहे हैं। लेकिन अगर कोई सेंटेंस या स्ट्रिंग यूज़ करते हैं आप, कोई फ्लोट वैल्यू यूज़ करते हैं, तो हमारा स्विच स्टेटमेंट वो काम नहीं करेगा उस पर। रीजन वगैरह जहाँ पे हो रहा हो तो वो इफ एल्स, लेकिन जहाँ पे स्विच स्टेटमेंट में अगर आप टू द पॉइंट एक वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हैं उसके थ्रू, तो वो आप स्विच स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। चॉइस एंड स्विच स्टेटमेंट, चॉइस तो मेरा कीवर्ड था, जो कि मैं उसको वेरिएबल था जो कि मैं इसमें अपनी वैल्यू स्टोर करवा रहा था, देन उसको वैलिडेट करवा था कि ये चॉइस ट्रू है कि नहीं। लाइक चॉइस केसेस है, स्विच स्विच के अंदर कीवर्ड मैंने वेरिएबल रख दिया चॉइस। अब जब मैं इनपुट ले रहा हूँ 1, तो वो चॉइस के अंदर स्टोर है। अब वो स्विच चेक कर रहा है कि ये इस टाइम चॉइस के अंदर वैल्यू कौन सी है। अगर तो वैल्यू 1 है तो वो केस 1 पे चला जाएगा, लेकिन अगर वो वैल्यू 2 है तो वो केस 2 पे चला जाएगा। अगर इनमें से कोई वैल्यू, जो मैंने वैल्यूज डिफाइन की हुई हैं, इनमें से कोई वैल्यू नहीं है, तो वो देखेगा कि ये वैल्यू तो इसमें मैच नहीं कर रही मेरी जो स्टेटमेंट्स के अंदर पड़ी हैं, केसेस के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट केस पे चला जाएगा और वो एग्जिट कर जाएगा। जो ब्रेक स्टेटमेंट है, अगर मैं ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाऊंगा तो स्विचेस के अंदर लाजमी हर यानी कि अगर मैं यहाँ यहाँ पे अगर मैं ब्रेक स्टेटमेंट नहीं ना लगाऊंगा केस 1 के अंदर, और मेरी केस 1 एग्जीक्यूट हो गई है सक्सेसफुली, तो आगे जितनी भी सारी स्टेटमेंट्स हैं केस 2 केस 3, ये सब ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी। लाइक समझ लें यहाँ का फॉर लूप की तरह ही काम करेगा। अगर मैं इसमें ब्रेक नहीं लगाऊंगा, मेरी केस 1 एग्जीक्यूट हो गई, मैंने सेलेक्ट की थी केस 1, लेकिन ऑटोमेटिकली केस 2 भी एग्जीक्यूट, 3 भी, और डिफॉल्ट भी। अगर मैं केस 1 से आपको रिमूव करके दिखाऊं ब्रेक, T1, अब आपने देखा कि मेरी कंडीशन मैंने सिर्फ वहां से ब्रेक को रिमूव कर दिया केस 1 के अंदर से। क्या हुआ, उसने मैंने सिलेक्ट किया 1, लेकिन उसने 1 तो सिलेक्ट कर, उसने मेरी कंडीशन ट्रू भी, जो 2 थी ड्रिंक्स वाली, वो भी एग्जीक्यूट की और प्रिंट करवा दी। तो इसलिए केसेस आप जब भी यूज करेंगे, ये समझ लें कोड ऑफ ब्लॉक है। आप जब भी यहाँ से यूज करेंगे, आपकी केस 1 से लेकर, केस कीवर्ड से लेकर ब्रेक कीवर्ड तक, ये आपका एक पूरा का पूरा कोड ऑफ ब्लॉक है। इसके अंदर जो चीज आएगी वो एग्जीक्यूट होगी। अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो अगली जितनी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी, अनलेस अनटिल अगली स्टेटमेंट के अंदर ब्रेक लगाओ ना हो इसके अंदर। इसके अलावा किसी का क्वेश्चन हो? जो क्वेश्चन शेयर मोहिब जो है वो आपके साथ शेयर कर देगा ग्रुप में या ईमेल के थ्रू, वो आप उसको कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए। अगर कोई इश्यूज वगैरह भी हैं तो वो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो वो आप जो अभी क्वेरीज वगैरह वो नेक्स्ट डे भी हम इंशाल्लाह आपकी जो भी है उसको पूरा करेंगे। जो डे 2 है उसके अंदर आपको अरेज फंक्शंस, इसके जो भी रिलेटेड फंक्शंस हैं उसके बारे में बताया जाएगा। ओके मोहिब, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अच्छा, आपके बाकी किसी के फर्दर क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं, और आपको बाकी डिटेल्स हम बता देंगे ग्रुप में। आइडियली अगर आप सबने ज्वाइन कर लिया है तो हम एक फॉर्म दे देंगे जिसने सारे टास्क उसमें आप उधर सबमिट करवा सकते हैं। और और टास्क आपको हमारे 3 डेज बूट कैम्प होगा, तो आपको 2 डेज के एटलीस्ट टास्क करने हैं, और हमारा एक फाइनल टास्क होगा और वो भी आपने सबमिट करवाना है। देन ओनली देन यू आर एलिजिबल फॉर द सर्टिफिकेट। चलें, ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, और होपफुली सी यू नेक्स्ट डे। आपको अपडेट कर दिया जाएगा, हमारे ये सेम टाइमिंग होगी, तो आप दोबारा हमारा सेकंड और थर्ड डे ज्वाइन कर सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अल्लाह हाफिज़।